Hello students, so I am CS Shweta today in front of you to take the third session of CMA in the paper number 6 Law and Ethics. तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने शुरू से डिस्कस करा है। सबसे पहले जो हमारा सेशन होता है हमेशा स्टार्टिंग में मैं आपको ये लगातार कुछ सेशन तक तो स्टार्टिंग ऐसे ही करूँगी कि आपको हमेशा हर सेशन में याद दिलाऊंगी आपके सिलेबस के बारे में, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लॉ एंड एथिक्स में आपके 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। तो सेक्शन ए में है कमर्शियल लॉ। सेक्शन ए इज ऑल अबाउट commercial laws में we have 5 chapter. Section B industrial law we have 8 chapters. Section C corporate law we have only 1 chapter. Section D ethics again 1 chapter. सबकी मार्किंग स्कीम उनके सामने लिखी हुई है। तो ये मैं आपको हमेशा याद दिलाऊंगी कि कुल मिला के आपके 15 यूनिट है और आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से 15 स्टडी नोट्स। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट करा है वो है सेक्शन ए कमर्शियल लॉज एंड स्टडी नोट नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले दोनों सेशंस में हमने बात करी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, हमने बात करी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने बात करी है ऑफर वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स, एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स, उसके बाद हमने रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसा अगर आपके माइंड में फ्रेश हो गया हो ये चैप्टर तो आपको याद होगा ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके सब डिस्कस करी हैं। आप मानेंगे आपके स्टडी मटेरियल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने कोई भी टॉपिक लेफ्ट आउट नहीं करा है, राइट। तो एग्जाम में कुछ भी आ जाए अगर हमने ठीक से चीज़ समझी है तो हमें अच्छे से हम अपने आंसर्स को पोर्ट्रेट कर पाएंगे फॉर श्योर। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, समथिंग दैट इज नॉट वैलिड इज वॉइड इन टर्म्स ऑफ लॉ। वॉइडेबल वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो एक पार्टी के लिए तो वैलिड है पर दूसरे पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल नहीं है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, याद है, हमने पिस्टल वाला एग्जांपल लिया था कि ए ने बी को गन पॉइंट पर रख के उसकी स्कूटी या उसकी आई थिंक गाड़ी अपने नाम पे कराई, राइट। तो वॉइड और वॉइडेबल के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ कह रहे हैं फॉलोइंग एग्रीमेंट जो नीचे लिखे हुए हैं आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड। फॉलोइंग एग्रीमेंट आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड। अच्छा, अब एक बात मैं आपके थोड़ा सा अटेंशन में लाना चाहती हूँ। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस सबको याद है? डू यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? सो आई मेक यू रिमाइंड। एग्रीमेंट होता है, आप फुल स्क्रीन पे देखिए, एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस, ठीक है ना। प्रॉमिस या फिर हम बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो दोनों पार्टीज एक दूसरे को करती हैं, ठीक है ना। अब ये प्रॉमिस जो है ना, कुछ प्रॉमिस होते हैं जो लीगली अनएनफोर्सेबल होते हैं, मतलब आप उनको कोर्ट नहीं एनफोर्स कर सकते, और कुछ प्रॉमिस होते हैं जो एनफोर्सेबल होते हैं, मतलब आप उनको कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं। तो जो अग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, और जो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स हो सकते हैं वही क्या कहलाए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं वॉइड एंड वॉइडेबल अग्रीमेंट, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं सिर्फ एग्रीमेंट के बारे में, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो वैलिड ही नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाए। अब आप मेरी बात समझिए, जैसे वॉइड होता है इनवैलिड, कोई चीज़ इनवैलिड होती है तो उसको लॉ की भाषा में वॉइड बोलते हैं, राइट। अब मैं आपको बोलूँ, अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18 से ज़्यादा एज होना कंपलसरी एज पर लॉ। आप 18+ होने चाहिए तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अब आप किसी 15 ईयर्स ओल्ड के साथ अगर कोई अग्रीमेंट करते हैं तो वो चीज़ वॉइड है, अग्री, वो चीज़ क्या है? वॉइड है, इनवैलिड है।
पर वो चीज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाई जाएगी, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? वॉइड एग्रीमेंट। मतलब आपने जो 15 साल के बच्चे के साथ अग्रीमेंट किया, ये अग्रीमेंट ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को बेशक पूरी नॉलेज है पर वो 18 से कम है, और 18 से कम को हम माइनर बोलते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो अगर आप किसी 18 से कम के साथ अग्रीमेंट करते हैं तो वो अग्रीमेंट कहलाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और सिंस वो अग्रीमेंट इनवैलिड है तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वॉइड के 2 टाइप होते हैं। ये बहुत लाइट कलर हो जाएगा, लेट्स टेक अ गुड ब्राइट कलर। पहला टाइप होता है, मैं इधर ले लेती हूँ, वॉइड के 2 टाइप होते हैं। टाइप ए होता है वॉइड अब इनिशियो, ठीक है, और सेकंड होता है सब्सिक्वेंट वॉइड। सब्सिक्वेंट वॉइड, पहला क्या है? वॉइड अब इनिशियो। अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, शुरू से ही इनवैलिड था, उसको बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो। और ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इनवैलिड हो गया, तो उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर सब्सिक्वेंट वॉइड। मतलब उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बोलेंगे, बट कौन से टाइप का वॉइड है वो? सब्सिक्वेंट वॉइड। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में हुआ वॉइड, पहले वो वैलिड था। ऐसा अग्रीमेंट जो शुरू से ही इनवैलिड है वो वॉइड अब इनिशियो। ऐसा अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इनवैलिड हो गया, तो उसको सब्सिक्वेंट वॉइड बोलेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ जो बाद में इनवैलिड हो गया, इसका क्या एग्जांपल है? जैसे आपने, वही बात है, एक आर्टिस्ट से आपने एक पेंटिंग मंगवाई, पेंटिंग रास्ते में ऑन ट्रांजिट लॉस्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो अग्रीमेंट था आर्टिस्ट के साथ वो वॉइड हो जाता है, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं थी और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना था आर्टिस्ट के साथ वो क्या हो गया? वॉइड। तो उसको सब्सिक्वेंट वॉइड बोलेंगे, क्योंकि शुरू में तो वैलिड था पर कुछ ऐसा हो गया जो हमारे हाथ में नहीं था और वो इनवैलिड हो गया, तो उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट वॉइड। एंड वॉइड अब इनिशियो मतलब इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मैंने जो आपको माइनर वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चलिए वो बातें तो और हम आगे करेंगे, लेकिन अभी ये जो हम बातें कर रहे हैं वो क्या है? अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो आपको बता रहा है अबाउट, इसको इरेज कर देते हैं, बिकॉज आई नाउ आई फील लाइक टू मच ड्राइंग ना रियली कन्फ्यूजेज। मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं मैम कभी भी ना ड्राइंग में ना समझ नहीं आता कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। सब बातें आगे आगे आएंगी तो आपको कुछ खास लिखने की ज़रूरत है नहीं। सो लेट्स इरेज इट, ओके, राइट, लेट्स टेक अ गुड ब्राइट कलर। अब देखिए ये कौन से एग्रीमेंट है जो एग्रीमेंट थे और वॉइड हुए? वॉइड एग्रीमेंट है, मतलब इसको वॉइड एग्रीमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये एग्रीमेंट ही क्या है? इनवैलिड है कानून की नज़र में। तो ये वॉइड अब इनिशियो है, बिगिनिंग से ही वॉइड है, तो इसलिए हम इनको वॉइड एग्रीमेंट बोल रहे हैं। इफ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल, मतलब अगर आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो जो कानून के अगेंस्ट है, जैसे मैं बहुत बड़ी किडनैपर हूँ, मैं किडनैपिंग के काम में परफेक्ट हूँ, मेरे पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं किडनैपिंग के मैं उनको बहुत अच्छे से करती हूँ, पर ये इनवैलिड चीज़ है। आप ये जो प्रॉमिस कर रहे हो किसी को किडनैपिंग का, या सामने वाला आपके पास जो काम ला रहा है ये बिल्कुल इनवैलिड है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अगर सपोज मुझे किसी ने किडनैपिंग का ऑर्डर दिया और मैंने नहीं करा तो वो कोर्ट चला जाएगा कि अरे देखिए मैडम, कोर्ट में बोलेगा जज मैंने ना इनको माय लॉर्ड मैंने इनको काम दिया था किडनैपिंग का, इन्होंने नहीं किया तो मुझे रिफंड चाहिए और ये मुझे रिफंड नहीं दे रहे। आपको लगता है ऐसी चीज़ कोर्ट में जा सकती है? नो, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। सो समथिंग विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट उसको हम खाली एग्रीमेंट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, और ये चीज़ बिल्कुल इनवैलिड है तो उसको वॉइड एग्रीमेंट बोल रहे हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं जिसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही कानून के अगेंस्ट हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के वो एग्रीमेंट नहीं कहलाया जाता। चैरिटी, गिफ्टिंग, डोनेशन, कुछ भी नाम दे सकते हो पर एग्रीमेंट नहीं बोल सकते उस चीज़ को। अब बोलोगे कंसिडरेशन क्या होता है? भाई जिसके बिना एग्रीमेंट नहीं कहलाया जाता। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन
रिटर्न। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको गाड़ी बेच रही हूँ तो आप बदले मुझे पैसे दोगे ना, तो गाड़ी के बदले समथिंग रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है, पैसा। तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए गाड़ी के बदले जो मिल रहा है वो क्या है, कंसिडरेशन। आपको गाड़ी के बदले क्या, आपको पैसे के बदले क्या मिल रही है, गाड़ी। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, कार। तो हमारे बीच में तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, एग्रीमेंट, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी है। बट ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे प्रॉमिस जिसमें कोई कंसिडरेशन ना हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, बन ही नहीं पाता, क्योंकि वो वॉइड एग्रीमेंट है। ये जो आप प्रॉमिस करो, अच्छा एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट इज सेट ऑफ प्रॉमिसेस। तो ये जो आप प्रॉमिस कर रहे हो, इसमें आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको गाड़ी गिफ्ट करूँगी बर्थडे पे, तो दिस इज अ गिफ्ट। और मे बी मैं किसी को डोनेट कर रही हूँ गाड़ी, या मैं किसी को चैरिटी में दे देती हूँ अपनी गाड़ी, तो ये सब सारी चीज़ें अग्रीमेंट नहीं कहलाई जाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाई जाती, ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाई जाती, मतलब इनवैलिड एग्रीमेंट होते हैं ये। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को मैरिज करने से रोकना, इज ऑल्सो इनवैलिड। सो वो भी एक वॉइड एग्रीमेंट ही कहलाया जाएगा। किसी को ट्रेड करने से रोकना, रिस्ट्रेंट मतलब टू स्टॉप, किसी को रोकना, किसी को ट्रेड करने से रोकना इज ऑल्सो, ऐसा अग्रीमेंट करना भी वॉइड है। किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना, वो भी वॉइड है, मतलब लीगल प्रोसीडिंग मतलब किसी को कोर्ट में जाने से रोकना। एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन है, ऐसे अग्रीमेंट करना जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं आपको, ऐसे प्रॉमिस करना भी वॉइड माना जाता है। और ऐसे एग्रीमेंट करना जो वेजर से रिलेटेड हो, वो भी इंडिया में वॉइड है। वेजर मतलब होता है बेट, बेट लगाने वाले अग्रीमेंट भी इंडिया में क्या है, वॉइड। यू अंडरस्टैंड, तो वो भी इंडिया में क्या है, वॉइड। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो हमारी कंट्री में वॉइड एग्रीमेंट कहलाए जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। मतलब अच्छा एग्रीमेंट हमेशा याद रखिए, एग्रीमेंट क्या है, प्रोमिसेस। अगर आप किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो और उसके बदले कुछ ले नहीं रहे हो, तो वो चीज़ वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकती, वो चीज़ कभी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं अपने बहन भाई को पढ़ा रही हूँ तो उनसे मैं पैसे थोड़ी ना लूँगी, वो तो एक, अगर मैं इस चीज़ को कोर्ट में लेके भी नहीं जा सकती, लेकिन आपको पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मैं कोर्ट लेके जा सकती हूँ। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के बिल्कुल वॉइड होता है, अनलेस, अनलेस मतलब ये चीज़ें, it is in writing and registered, sorry I think it is in writing and registered, it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents, and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other। अब कह रहे हैं ये क्या है, एक एग्जाम्पल दूंगी, उसे झट से आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। आपके पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दें, मैम ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, हाँ तो अच्छा साउंड कर रहा है तो ऐसा होगा, बदले में क्या लेंगे मम्मी पापा आपसे, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, हाँ वो तो मैम हम दे ही देंगे उनको, वो तो हम करते ही हैं, उनकी रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे एक बात है, पेरेंट्स आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं, प्रॉपर लीगली प्रॉपर्टी अपने नाम, तुम्हारे नाम पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरे कागज पे लिख दिया आज से मेरी जायदाद तुम्हारे नाम पे, ऐसा नहीं है। ऐसा मूवीज़ में होता है कि रातों रात पेपर सामने आ जाते हैं, बट नहीं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो पूरी लीगली होती है, कोर्ट में पेश होना होता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपरली कोई लीगली कोई प्रॉपर्टी या कुछ ट्रांसफ़र करता है सामने वाले के नाम पे, तो वो बदले में तो कुछ ले नहीं रहा। बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दे दिया, पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे करते हैं, सो दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव, बट इट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट। ये इनवैलिड चीज़ थोड़ी ना, ये क्या है, ये तो वैलिड चीज़ है, लीगल चीज़ है, एंड इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। हो गया ना एक्सेप्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो हम बातें कर रहे हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, दे आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो वैलिड भी होते हैं लेकिन बिना कंसिडरेशन के हैं। इफ अ प्रॉमिस इज if is a promise to compensate for something done, ये भी एक्सेप्शन है। अब कैसे? It is a promise to compensate wholly or part a person who has already voluntarily done something for the promiser, something which the promiser was legally compellable to do or unless।
तो यहाँ आपको क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होल और पार्ट। अब सुनो, आपसे सपोज मैंने कोई सर्विस ली हुई है, ठीक है, और मैं उसके लिए आपको कॉम्पनसेट कर रही हूँ, चाहे पूरी सर्विस के लिए या कुछ पार्ट सर्विस के लिए, जो आपने मेरे लिए वॉलंटरली करी थी, मतलब अपनी मर्जी से करी थी, पे करने का कुछ बनना नहीं था, लेकिन मैं पे कर रही हूँ, ठीक है। आई एम पेइंग यू, सो डैट कैन बी कंसिडर्ड एज जो लीगली कंपेलेबल हो सकता है। जैसे सपोज आपने पहले मुझे कोई सर्विस दी थी जिसका मैंने पेमेंट नहीं करा, मैं बाद में पे कर रही हूँ, आपको कॉम्पनसेट कर रही हूँ सर्विस के लिए, तो वो बिल्कुल लीगली वैलिड है। हालांकि मैं आपको जो पैसे दे रही हूँ उसके बदले मैं अभी आपसे कुछ नहीं ले रही, कुछ किया था आपने उसका कॉम्पनसेट आज कर रही हूँ, लेकिन आज जो कॉम्पनसेट कर रही हूँ उसके बदले मैं कुछ ले तो नहीं रही हूँ ना आपसे। सो डैट इज ऑल्सो विदाउट कंसिडरेशन, एंड समथिंग विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बट दिस इज वैलिड, तो ये एक्सेप्शन है। तीसरा, इट इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। अच्छा, हम इसको ना टाइम बार्ड डेब्ट भी बोलते हैं। पहले यहाँ देखिए, टाइम बार्ड डेब्ट, तो यहाँ कहते हैं कि टाइम बार्ड डेब्ट क्या होता है। ऐसा डेब्ट तो पता है ना आपको, लोन, ऐसा लोन जिसकी रीपेमेंट करने का टाइम निकल चुका है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम बार्ड डेब्ट। तो यहाँ देखिए, इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज हियर विद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड टू पे होलली और इन पार्ट ऑफ अ डेब्ट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स पेमेंट बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। तो यहाँ कह रहे हैं, अब देखिए लैंग्वेज बहुत टेक्निकल लिखी है, आप बोलोगे मैम जब आप एग्जाम्पल देखते हो तब तो समझ में आ जाता है, बट यहाँ कितनी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कमर्शियल लॉ है, इसमें कहीं ना कहीं आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, इसको समझा सकते हो। यहाँ कह रहे हैं टाइम बार्ड डेब्ट एक ऐसा प्रॉमिस होता है जिसमें हम सामने वाले को डेब्ट मतलब लोन लौटा तो रहे हैं, लेकिन इस लोन के बिना पे केस करने का जो टाइम था वो निकल चुका है, बार्ड हो चुका है। बार्ड मतलब टाइम निकल गया, टाइम बार्ड है ना, ये टाइम निकल जा चुका है लॉ कानून के हिसाब से। जैसे एक लोन के लिए अगर आपको एक केस करना है तो आपके पास 3 साल का समय है, अब 3 साल निकल चुके हैं, आप पे कोई केस कर नहीं सकता, लेकिन तभी आप रीपेमेंट कर रहे हो, चाहे पूरी पेमेंट कर रहे हो या आधी पेमेंट कर रहे हो, तो ये भी एक टाइम बाद डेब्ट की रीपेमेंट मानी जाएगी। आप समझ रहे हैं, ऐसे मैंने आपसे 10 लाख रुपये लोन लिया जिसमें से 4 लाख लौटा दिया, 6 लाख नहीं दिया, समय बीतता गया, मैं पैसे आपको मतलब देना बंद कर दिया, मैंने आपको एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया, तो अब क्या हुआ, आप मेरे पे केस करने की जो समय था वो निकल गया। आप मेरे पे केस कर सकते थे कि मैं आपका लोन का पैसा नहीं दे रही, बट वो समय निकल चुका है। अब समय निकलने के बाद मैं अब आपके साथ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ जिसमें मैं अग्री कर रही हूँ कि मैं आपको इतना पैसा ये सब दूंगी, ऐसे ऐसे दूंगी। इट इज़ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, पर क्या मैं आपसे अभी कुछ ले रही हूँ? नहीं, सिर्फ दे रही हूँ ना पैसा, बदले में कंसिडरेशन तो कुछ नहीं ले रही ना। तो दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन वेयर इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, राइट। अगला टॉपिक देखिए, एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो। क्या आप किसी के साथ ऐसा अग्रीमेंट कर सकते हो कि मैं आपके साथ अग्रीमेंट कर रहा हूँ, आप आज के बाद ट्रेड नहीं करोगे या ये वाला काम नहीं करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? नहीं। सेक्शन 27 कहता है, every agreement by which one is restrained from exercising a lawful possession, trade or business of any kind is to that extent void। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो लॉफुली, कोई जगह लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, किसी भी तरीके के, वो क्या है? वॉइड। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सेक्शन 27 के हिसाब से अगर आप किसी को रोक रहे हो लॉफुल पोजेशन लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड माना जाता है और वो बिल्कुल वॉइड है। आप ऐसा एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं कर सकते हो। पर देयर इज एक्सेप्शन, मतलब कानून कहता है कि आप किसी को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते हो। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी को ट्रेड करने से रोकें, ये वॉइड है, ये चीज़ इंडिया में। बट कुछ एक्सेप्शन है इसकी। The exception to this section is saving of agreement not to carry on business of which goodwill is sold. One who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within the specified local limits, so as wrong the buyer. अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है आपको, ये क्या बोल रहे हैं एक्सेप्शन में? क्या टॉपिक का मतलब समझिए क्या है। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ये चीज़ वॉइड है। बट
एक ऐसा एग्रीमेंट है जो जिसमें आप किसी को ट्रेड करने से रोक सकते हो और वो वॉइड भी नहीं है, उसी को तो एक्सेप्शन बोलेंगे। अब सपोज आपका मेरे साथ बिजनेस है, ठीक है, आप मेरे साथ बिजनेस करते थे, आपको मेरे सारे क्लाइंट्स के बारे में पता है, आप जो बिजनेस करते थे आपको मेरे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स पता हैं, तो अब आप मेरा बिजनेस छोड़ के जाना चाहते हैं, तो मैंने अब आपके साथ एक अग्रीमेंट किया। मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि देखो आपको मेरे सारे ट्रेड सीक्रेट्स पता हैं, आप इस एरिया में इस नाम से दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए थे तो लोग आपको मतलब एक नाम से जानते हैं। सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एवरशाइन, तो एवरशाइन के नाम से लोग आपको भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, तो आप इस नाम से इस एरिया में उन सेम क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर सकते। अब मैं किस चीज़ का अग्रीमेंट कर रही हूँ उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ किस चीज़ का अग्रीमेंट कर रही हूँ, उसको ट्रेड करने से रोकने का, बट दिस इज वैलिड, ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड, जिसमें गुडविल किसी ने बेची है, नाम बेचा है ना, अब मैंने उसको नाम बेच दिया या नाम से अलग कर दिया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैं उसको मना कर रही हूँ कि आप स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एक सेकेंड, हाँ, किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना भी वॉइड है। यहाँ कह रहे हैं ऐसा एग्रीमेंट करना जिसमें आप किसी को किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, किस चीज़ के लिए स्टॉप कर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग करने से, ये चीज़ बिल्कुल वॉइड है इंडिया में। सेक्शन 28 कहता है एवरी एग्रीमेंट, हर वो एग्रीमेंट बाय विच कोई भी पार्टी रिस्ट्रिक्ट करती है सामने वाले को अपने राइट को, अपने हक को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी रिस्पेक्ट में और लीगल प्रोसीडिंग ना करने के लिए, तो ये चीज़ इंडिया में क्या है, वॉइड। बी कह रहा है ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप किसी के राइट को एक्सटिंग्विश कर दो, एक्सटिंग्विश मतलब ओवर, ख़त्म कर दो, और उस पार्टी को उसके लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दो, और एक टाइम निकलने के बाद उसके राइट्स को एनफोर्स ही नहीं करने दे रहे हो, मतलब उसके राइट्स को, उसका हक जताने नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ इंडिया में क्या है, वॉइड। मतलब आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से, केस करने से, सूट फाइल करने से नहीं रोक सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल इंडिया में क्या है, ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट मे अराइज, दिस सेक्शन, अच्छा मैं आपको पहले तो आर्बिट्रेशन का मतलब बताऊं क्या है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पहले तो ऊपर वाली बात कर रहे हैं कि आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते, लेकिन साथ में नीचे आपको बता रहे हैं कि इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ केस में आप किसी को रोक सकते हो लीगल प्रोसीडिंग करने से। वो क्या चीज़ें हैं? पहला, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट मे अराइज, this section shall not render illegal a contract by which two or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subject shall be referred to arbitration। अब आप कहोगे मैम इतनी बातें बोल दी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया। आप एक बात सुनो, मैंने ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रेडी भी हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी हो गए ना, तो मैंने ना एक क्लॉज मेरे दिमाग में आया, क्लॉज बोलते हैं ना, टर्म एंड कंडीशन क्लॉज, कूल, ऐसे क्लॉज मेरे दिमाग में आया। तो मैंने बोला सामने वाले को कि देखिए ऐसा करते हैं, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया, अब हम इकट्ठे काम भी करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, अगर हमारे बीच में कल को कोई भी लड़ाई या कोई भी मतभेद, कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो कोर्ट जाने के बजाय हम मिस्टर एक्स के पास जाएंगे। सामने वाला मुझे कहता है मिस्टर एक्स के पास क्यों जाएंगे भाई? मैंने कहा मिस्टर एक्स लॉयर है, उनकी खुद की प्रैक्टिस है, उनको हम आर्बिट्रेटर बना लेते हैं। आर्बिट्रेटर वो इंसान होता है जो दो पार्टीज के लीगली डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, और आर्बिट्रेटर बनाने के लिए उसको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और वो आर्बिट्रेशन कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मिस्टर एक्स को आर्बिट्रेटर बना लेते हैं, उसके साथ आर्बिट्रेशन करते हैं। तो मेरे पार्टनर कहते हैं कि ऐसा क्यों करें, अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे, चाहे गलती मेरी हो या आपकी हो, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मैंने अपने पार्टनर को समझाया कि देख ऐसा है, कोर्ट में लगता है बहुत टाइम,
कोर्ट में लगते हैं बहुत एक्सपेंसेस, तुम लॉयर हायर करो, मैं लॉयर हायर करूँ, तो वो भी तो एक लॉयर ही है जो हमसे जुड़ा हुआ भी नहीं है। अच्छा, वो जो आर्बिट्रेटर है वो मेरा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो ऑब्वियसली मेरे साथ देगा, या उसका रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए मेरे पार्टनर का। तो इन दिस केस अगर मेरा पार्टनर कहता है चलो ठीक है हम कोई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मेरे भी साइन है उसके भी साइन है, अब कल को उसके और मेरे बीच में कोई भी लड़ाई होती है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता या मैं कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि हमने अग्री करा है कि हम किसके पास जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास। अग्री? तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं इसकी एक्सेप्शन बन गई। ऊपर वाला सेक्शन 28 हमें कह रहा था, देखो सेक्शन 28 था ना, ये देखिए सेक्शन 28 कह रहा था कि आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक नहीं सकते, हर किसी का अपना हक होता है, अपना हक मांगने के लिए कोर्ट जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन कहता है कि कुछ केस में आप सामने वाले को रोक सकते हो, जिसमें पहला केस क्या है, आर्बिट्रेशन। अब मैंने अपने पार्टनर के साथ आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दी तो मैं उसको कोर्ट में जाने के लिए रोक सकती हूँ। सेकेंड एक्सेप्शन, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अराइजन, nor shall this section render illegal any contract in writing by which two or more persons agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or affect any provision of law, any law in force for the time being as references to arbitration। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अराइजन, सपोज मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में लड़ाई हो गई, हम आर्बिट्रेटर के पास भी चले गए, आर्बिट्रेटर ने सॉल्यूशन भी बता दिया, वो सॉल्यूशन पे हमने अमल भी कर लिया, अब हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें ये नया टर्म डाला जो हमें आर्बिट्रेटर ने एडवाइस करा। अब इस सेम चीज के लिए हम दोबारा लड़के कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा हम एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल लीगल है, इलीगल नहीं। यहाँ कह रहे हैं ऐसा कोई भी सेक्शन इस चीज को इलीगल नहीं कहेगा, नॉर शैल दिस सेक्शन रेंडर इलीगल एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल नहीं बनाएगा। आप बिल्कुल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें आप सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भैया आप इस सेम बात के लिए हम कोर्ट नहीं जाएंगे। अब कोर्ट जाने पे भी तो रेपुटेशन खराब होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल वैलिड है, वॉइड नहीं। सेविंग ऑफ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच राइटिंग बाय विच एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टिपुलेट अ टर्म for extinguishment of any right or discharge of any party thereto from any liability under in respect of such guarantee or agreement on the expiry of specified time। अब भाई मैम इतनी जल्दी बोल गए, समझ में तो आया नहीं ये पॉइंट। तो ये गारंटी एग्रीमेंट है जो बैंक के साथ हम लोग करते हैं, जब बैंक से हम लोग लोन लेते हैं गारंटी एग्रीमेंट करते हैं कि हमें आपको इतना पैसा लौटा देंगे, तो बैंक अपनी सेफ्टी के लिए एक टर्म डाल देता है कि अगर आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम ये चीज़ ले लेंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। मंजूर है तो लोन लो, मंजूर नहीं है तो लोन मत लो, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गई, एक्सेप्शन। अब आप समझे एक्सेप्शन का मतलब क्या, एक्सेप्शन का मतलब है सेक्शन 28 की एक्सेप्शन। और सेक्शन 28 कहता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हो, किसी को नहीं रोक सकते हो। मैं आपको नहीं रोक सकती, जैसे अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ और आपकी फीस भी ले ली और पढ़ा नहीं रही तो आप कोर्ट जा सकते हो, मैं आपको रोक नहीं सकती, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ये वॉइड है। लेकिन 3 ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें आप सामने वाले को कहीं ना कहीं रोक रहे हो कि आप कोर्ट ना जाएं। वो किन केसेस में होता है, तो इन 3 केसेस में होता है। पहले 2 आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है और तीसरा गारंटी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी देखो आई रियली डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेक्शंस पढ़ा के आपको अच्छे से छोड़ देंगे, एक्सेप्शंस तक नहीं जाएंगे। एक्सेप्शन तक चले भी गए तो एक्सेप्शंस क्लियरली डीपली समझाएंगे नहीं, सेक्शन पढ़ा दिया हो गया, एक्सेप्शन खुद जानो तुम, बट आई एम टीचिंग यू एवरी पॉइंट। सो ये मे भी आपको लग रहा हो बड़ा लेंदी हो रहा है, ये हो रहा है, कैसे सिलेबस होगा, सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी, उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा समय देते रहिए जितना क्लास का समय है, बस। राइट, आगे तो अगेन सेक्शन 27, 28 पे आते हैं हम ज़रा। ये देखिए वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे हम, तो हम लोगों ने ये बात करी कि जो भी चीज़ अनलॉफुल होती है वॉइड होती है, कंसिडरेशन के बिना कोई चीज़ होती है तो वॉइड होती है। किसी को मैरिज करने से रोकना वॉइड है, किसी को ट्रेड करने से रोकना वॉइड है, किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना वॉइड है। कुछ अनसर्टेनिटी मतलब जो चीज़ श्योर भी नहीं है ऐसी चीज़ का अग्रीमेंट करना भी वॉइड है, किसी को वेजर अग्रीमेंट करना भी वॉइड है। तो हमने एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन करा,
उसकी कुछ एक्सेप्शन भी करी। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में जाना, सेक्शन 27 उसकी भी एक्सेप्शन पड़ेगी। सेक्शन 28 किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना भी वॉइड होता है, उसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी हमने। उसके बाद एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर का मतलब क्या होता है? वेजर एग्रीमेंट हालांकि इंडिया में वॉइड है, बट इट्स माई फेवरेट एग्रीमेंट। बेट, अब आप कहोगे मैम आप बेट लगाते हो लोगों से, तो नहीं, इंडिया में अलाउड ही नहीं भाई, वेजर है। आज मैं आपसे बेट लगाती हूँ कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। आपने बोला इंडिया, मैंने बोला पाकिस्तान, मतलब ऐसा कुछ मेरा रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, मैंने बोला इंडिया जीतेगा, आपने बोला न्यूजीलैंड, इंडिया जीत गया, लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए। बेट की शर्त तो यही बोलती है ना कि जो शर्त जीतेगा उसको सामने वाला पैसे देगा, यही होता है ना बेट। आपने मुझे पैसे नहीं दिए और मैं कोर्ट चली गई, तो कोर्ट कहेगा सॉरी मैडम, ये चीज़ क्या है इंडिया में? वॉइड। क्या है इंडिया में ऐसे एग्रीमेंट करना? वॉइड। सेक्शन 30 कहता है दैट एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग। मतलब मैं कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकती नहीं मेरे पैसे दिलाओ, मेरे पैसे दिलाओ, मैंने बेट लगाई थी, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं जीत गई, तो मैं कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती। लिखे ना नो स्यूट। नो स्यूट मतलब स्यूट का मतलब होता है केस। मैं कोई केस नहीं कर सकती अपने पैसे रिकवर करने के लिए जो मैं जीती हूँ। और मैं कुछ भी इस गेम को लेके या अनसर्टेन इवेंट को लेके कोई भी वेजर कोर्ट में नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताओ, वेजर तो किसी अनसर्टेन इवेंट पे ही होता है ना। अब क्या मुझे पता था इंडिया जीतेगी या न्यूजीलैंड हारेगी? नहीं, ये चीज़ तो अनसर्टेन थी। तो हमेशा हम जो बेट लगाते हैं वो अनसर्टेन इवेंट पे होता है, इसलिए अनसर्टेन इवेंट के रिजल्ट को लेके, अनसर्टेन इवेंट के वेजर को लेके या कोई पैसा रिकवर करने के लिए आप कोर्ट बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि वो चीज़ क्या है कोर्ट की नज़र में? वॉइड। और ऐसे अग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा देखिए, अगेन मैं बोल रही हूँ सारी चीज़ें साथ साथ रिवाइज करते रहिए, साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। लॉ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं आपको ऐसे ऑनलाइन मोड बढ़ा रही हूँ, शायद ऐसी कोई बात मेरे आई ट्राई माई 1000% दैट यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट, बट इफ देर इज एनीथिंग लेफ्ट और यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग और एनी वर्ड you don't understand, you are free to WhatsApp me and clear your doubt. So my WhatsApp number is 9811415493 and you can contact me via WhatsApp to clear your doubts. You need to give your name and when did you start my class, right? मेरा वैसे ऐसा कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि सिर्फ इसी साल में होगी क्लास तभी मैं डाउट क्लियर करूँगी, ऐसा नहीं है। चाहे 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले मेरी क्लास लियो, whenever you feel like you can clear your doubt. Okay, so from consideration we shall start in the next session. Till then please revise, stay safe and study hard. Thank you everyone.